औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम जॉन डन के ऊपर बात करते हैं। अब जॉन डन हमारे पास कौन है, तो आपको इल्म है कि हम मेटाफिज़िकल पोइट्री शुरू कर चुके हैं और जॉन डन जो है ये मेटाफिज़िकल पोइट्री का लीडर है, का हेड है, इस वजह से पायनियर ऑफ मेटाफिज़िकल पोइट्री है। तो चले शुरू करते हैं। याद रखिएगा जॉन डन हमारे पास 1537 में पैदा हुआ एंड 1631 में उसका डेथ हुआ। तकरीबन उसका एज बनते हैं 74 ईयर्स। उसने इस दुनिया में 74 साल गुजारी। मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेटाफिज़िकल पोइट्स का लीडर भी था, द लीडर ऑफ मेटाफिज़िकल पोइट्स, और उसने बहुत ज़्यादा नुमाया करियर जो है वो ज़िंदगी में गुजारी और इस हद तक कि वो फिर सेंट पॉल जो कि एक चर्च का नाम है उसका डीन भी बन गई। मतलब उस हद तक कि वो सेंट पॉल जो है उसका वो डीन भी बना। डीन आप लोग जानते हो किसी भी तालीमी इदारे का जो सरबराह है इसको कहते हैं। और साथ साथ जो है वो जो है उसने मतलब डीन बनने से पहले भी उसका बहुत नुमाया किरदार और उसने बहुत ज़्यादा वो डिलिबरेट ज़िंदगी गुजारी है। ठीक है, उसका जो असल काम था वो डिलीवर रिलीजियस सरमन था। ये आपका एमसीक्यूज़ भी हो सकता है कि जॉन डन का असल काम क्या था, तो रिलीजियस सरमन को डिलीवर करना। लेकिन इसके बावजूद उसने जो पोइट्री लिखी है ना वो बहुत ज़्यादा ग्रेट मेरिट की है। उसने कोई आम सी या मामूली पोइट्री नहीं लिखी है। ठीक है, अगर उसके बेस्ट नॉन वर्क्स के ऊपर हम बात कर ले तो उसका जो बेस्ट नॉन वर्क्स है इसमें हमारे पास आते हैं द प्रोग्रेस ऑफ सोल, एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड, एन एलिजी एंड एपिथैलेमन। एपिथैलेमन जो है ये भी एक तरह का पोम है जिधर जो है वो एक दुल्हा दुल्हन की वो उसके वो तारीफ़ें भी करता है और इसके ऊपर उसके खुशी के ऊपर ये लिखी गई है। ठीक है, अगर उसकी पोइट्री के ऊपर बात कर ले तो इसका जो पोइट्री है जॉन डन का वो बुनियादी तौर पे हमारे पास 3 कैटेगरीज़ में वो तकसीम हुई है। कैसा, उसका जो फर्स्ट कैटेगरी वाला पोइट्री है वो है एमोरस पोइट्री। एमोरस पोइट्री का मतलब वो पोइट्री जिसको आप कहते हो कि जिस तरह हमारे पास वो कहते हैं ना कि हम कहते हैं ना कि ये हमारे पास जो है ये आशिकों वाला पोइट्री है, या मैं आपको और भी आपको सिंपल मैं बताता चलूँ कि जिसमें मोहब्बत भरी कहानियाँ होती हैं और जिसमें प्यार मोहब्बत की बातें होती है, तो इसकी एमोरस पोइट्री। तो ये एमोरस पोइट्री जो है ये आप जहन में याद रखिएगा, ये उसका शुरू वाला वर्क था, यानी उसने जो पोइट्री शुरू की थी हिज अर्लीस्ट वर्क, तो ये एमोरस पोइट्री है। ये आपका एमसीक्यूज़ हो सकता है कि जॉन डन ने जो पोइट्री शुरू की वो एमोरस पोइट्री है। और इस तरह के इस पोइट्री के अंदर उसने जो पेट्रार्कन मॉडल था उससे बाइकाट की। पेट्रार्कन मॉडल कौन सा मॉडल था, यानी आपको अगर याद है तो एलिज़ाबेथन एरा में ये बहुत ज़्यादा मशहूर था और लोग जो थे ये पेट्रार्कन मॉडल, पेट्रार्कन सोनेट जिस तरह हम बात करते हैं इटालियन सोनेट, तो उसने उससे बाइकाट की और उसने साफ अल्फाजों में एक्सप्रेस द एक्सपीरियंस ऑफ लव इन अ रियलिस्टिक मैनर। उसने बिल्कुल क्लियर मैनर के साथ वो जो है वो द एक्सपीरियंस ऑफ लव जो है वो लोगों के सामने लाई। अगर उसकी हम बात कर ले कि वो मेटाफिज़िकल पोइट्स कैसा था, तो उसने 2 पोएम लिखी, द प्रोग्रेस ऑफ सोल एंड मेटम साइकोसिस जो है उसने 2 पोएम लिखी हैं। और इस दोनों पोएम्स के अंदर उसने ये बात की है कि किस तरह सोल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता है, हत्ता कि वो फिश सोल एंड बर्ड सोल के ऊपर भी बात करता है। तो ये दोनों पोएम जो है उसके मेटाफिज़िकल होने की एक जिंदा मिसाल है। अगर हम बात कर ले कि हाउ ही वॉज ए सेटेरिकल पोएट, वो सेटेरिस्ट कैसा था, तो याद रखिएगा अ गुड इलस्ट्रेशन ऑफ हिज सेटायर इज हिज फोर्थ सेटायर। उसका एक पोएम है जिसका नाम है फोर्थ सेटायर। उसने फोर्थ सेटायर लिखी है और इस फोर्थ सेटायर के अंदर उसने राइम कंप्लीट यूज़ की है। राइम कंप्लीट उसने यूज़ की है और इस राइम कंप्लीट ने जो ड्राइडन जैसे और पोप जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस की, उसके ऊपर उसका बहुत ज़्यादा असर हुई। ठीक है, ये एक और बात है आप जहन में याद रखिएगा कि अक्सर जो है क्रिटिक्स जो है वो जॉन डन को ब्राउनिंग के साथ
कंपेयर करता है। किस लिए? तो इधर चंद पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये दोनों में हमें दोनों राइटर्स में हमें मिलते हैं। नंबर 1, मटीरियल रफनेस जो है ये आपके वो जॉन डन के पोइट्री में भी आपको मिलता है एंड ब्राउनिंग के पोइट्री में भी आपको मिलता है। अब मटीरियल रफनेस वो हमारे पास क्या होते हैं, मतलब वो जिस वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं या जो फ्रेजेस का वो इस्तेमाल करते हैं, जो वोकैबुलरी का वो इस्तेमाल करते हैं, वो मतलब आपको लगते हैं कि इसका क्या मीनिंग बनता है, तो इसका मतलब रफनेस। ऑब्सक्योरिटी का मतलब जो इसके अंदर वो बंदा थोड़ा वो कंफ्यूज रहता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट होते हैं ऑर्डेंट इमेजिनेशंस, यानी जोश वाला इमेजिनेशन जो है वो दोनों यूज़ करते हैं ब्राउनिंग और डन जो है। एन अनएक्सपेक्टेड डिवर्जेंस इनटू स्वीट एंड डिलाइटफुल म्यूजिक, और मतलब अनएक्सपेक्टेडली आप तो नहीं करते और वो जो है अचानक पोइट्री में वो स्वीटनेस एंड डिलाइट फुलनेस की तरफ वो दोनों मुड़ जाते हैं। तो ये जो छंद क्वालिटीज़ है ये दोनों को पोइट्री में हमें मिलते हैं, ब्राउनिंग एंड डन के। तो इस वजह से इसको कंपेयर किया जाता है। ये आपके एमसीक्यूज भी हो सकते हैं कि डन को किसके साथ क्रिटिक्स ने कंपेयर करता है या कंपेयर किए हैं, तो ब्राउनिंग के साथ। लेकिन आप जहन में याद रखिएगा इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है, तो डन इज द पोएट ऑफ विट। जॉन डन जो है ये पोएट ऑफ विट है, मतलब अक्ल पे वो पोएट्री लिखता है, जबकि ब्राउनिंग इज द पोएट ऑफ आर्डेंट इमेजिनेशन, आर्डेंट पैशंस। ये बहुत ज़्यादा जोश वाला वो पोएट्री वो करता है, मतलब वो जो है वो जज्बे वाला पोएट्री करता है, जबकि डन जो है वो अक्ल वाला पोएट्री वो करता है, ठीक है। डन ने क्या कि याद रखिएगा, डन ने ब्रोक अवे द एलिज़ाबेथन ट्रेडिशन ऑफ स्मूथ ए स्वीट वर्स। जो स्मूथ वर्स होते थे, इसका मतलब जो इंसान को खुशी देता था उस तरह को जो पोइट्री जो थी जी। डन ब्रोक अवे द एलिज़ाबेथन ट्रेडिशन ऑफ स्मूथ एंड स्वीट वर्स एंड इंट्रोड्यूस अ हार्श एंड स्टैकेटो मैथड्स। हार्श या स्टैकेटो मेथड मीन यानी उसने रियलिस्टिक अंदाज में उसने वो अपना वो पोइट्री प्रेजेंट की, ना कि उसने वो जिस तरह के हमारे पास स्वीट साउंड होते थे और एक मतलब आर्टिफिशियल स्टाइल उसने ख़त्म की और उसने एक्चुअल स्टाइल में अपना पोइट्री जो है वो उसने बयान की, ठीक है। याद रखिएगा ब्राउनिंग की तरह, लाइक ब्राउनिंग, डन ने रीडर का परवाह नहीं की कि मैं जो कुछ लिखता हूँ ये मैं रीडर को समझ आ जाएगा या नहीं। तो लाइक ब्राउनिंग, डन हैज़ नो सिंपैथी फॉर हिज रीडर्स। उसने अपने रीडर का परवाह नहीं की और इस तरह ब्राउनिंग ने भी अपने रीडर का परवाह नहीं की। तो दैट इज़ वाई दे आर कंपेयर्ड ना। ये भी एक सवाल है कि दोनों ने वो रीडर के परवाह करके बगैर, जो ऑडियंस के परवाह करके बगैर कि उसको मेरी पोइट्री का समझ आ जाएगा या नहीं आ जाएगी, लेकिन उसने सिर्फ अपना काम वो पूरा कर दिया, ठीक है ना। तो डन एंड ब्राउनिंग दे बोथ हैड नो सिंपैथी फॉर हिज रीडर वेदर टू अंडरस्टैंड देयर पोइट्री और नॉट, ठीक है। याद रखिएगा मैं आपको सिंपल ये बताऊं कि डन के साथ एलिज़ाबेथन की पोइट्री का जो कि हमारे पास स्वीट साउंड थे एंड रिचली आर्डेंट इमेजिनेशन जो थे वो एंड पे आ गई, वो ख़त्म हुई और जो है वो रियलिस्टिक पोइट्री जो है वो डन के साथ जो है जॉन डन के साथ वो शुरू हुई। जॉन डन के साथ एलिज़ाबेथन ट्रेडिशन ख़त्म हुई। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह हमारे पास शेक्सपियर हैं, जिस तरह हमारे पास स्पेंसर है, उनका भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है रीडर के ऊपर, लेकिन जिस तरह के डन का इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है और पोइट्स के ऊपर। यानी अगरचे शेक्सपियर एंड स्पेंसर से भी बहुत सारे पोइट्स इंस्पायर होके उसने पोइट्री शुरू की होगी, लेकिन जो ज़्यादा इंस्पिरेशन जो है वो डन से है एज अ पोइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जॉन डन के बारे में आज का हुआ हमारा लेक्चर। मैं समझता हूँ कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुई होगी। फिर भी अगर आप लोगों का कोई सवाल हो इसके लिहाज से तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई सवाल ना भी हो और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो काइंडली इसको आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप मेरे साथ रहे, इंशाल्लाह आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो कि डॉक्टर BR मलिक साहब ने लिखी है आपको पूरा समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।